एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? आई होप अच्छे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे। तो जो जो इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। हम जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम लोग को देते रहेंगे। तो वो तुम लोग से मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का सोल्यूशन चैप्टर। तो तुम लोग जो है वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? क्योंकि अगर ये वीडियो अगर तुम पूरे अच्छे से देख लोगे तो तुम्हें कोई भी दूसरे यूट्यूब पर जितने भी वीडियो हो देखने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे लिए ये वीडियो को अगर अच्छे से देखोगे तो तुम्हारे लिए बोर्ड हो या तुम्हारा नीट हो या तुम्हारे पास जेई का पेपर हो, ठीक है, सबके लिए तुम्हारे पास थ्योरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है? तो तुम लोगों को क्या करना है, लाइक कर लेना है, पहले सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों में। क्या करना है, शेयर भी कर देना है, ठीक है? और तुम्हारे पास वीडियो के बीच में ही हम तुम्हें कुछ गुड न्यूज भी देंगे, ठीक है? तो वीडियो को देखते रहो और एंजॉय करो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है कि इस लेक्चर में तुम्हें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है, ठीक है? वो टॉपिक जो है हम कवर कर चुके हैं। क्लियर है? कौन कौन सा टॉपिक है देख सकते हो। नंबर वन जो है वो तुम्हारे पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देन एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। थर्ड है तुम्हारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हेनरी लॉ आएंगे ये सब। देन रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ में भी तुम्हारे पास आइडियल है, नॉन आइडियल का जो कंडीशन है वो सब पढ़ना है। देन तुम्हारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एंड लास्ट वन इज ए वेन टेप फैक्टर। ये है तुम्हारे पास। ये तुम्हारा नीट का भी सिलेबस यही है और तुम्हारा बोर्ड का भी सिलेबस यही है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ो, सब क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले जो है हम लोग चैप्टर का शुरुआत करते हैं, सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है? तो सोल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे तुम देख सकते हो वाटर में शुगर को मिक्स कर रहे हो, तो वो क्या है, मिक्सचर है, ठीक है? वो कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है? तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को अगर तुम मिक्स करते हो तो वो तुम्हारे पास होमोजेनियस मिक्सचर होगा, देन उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे। अब सोल्यूशन में तुम्हारे पास पता है कि दो पार्ट होता है, एक होता है सॉल्यूट और सेकेंड वन होता है सॉल्वेंट, ठीक है? तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट होता है जिसमें कि हम कोई भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, ठीक है? दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है? जो सब्सटेंस को हम डिजोल्व करना है वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिसका क्वांटिटीज कम होंगे, ठीक है, जिसका क्वांटिटी कम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। और सॉल्वेंट जिसमें डिजोल्व किया जाता है, कोई भी सब्सटेंस को अगर हम मुझे डिजोल्व करना है देन वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जैसे तुम शुगर वाटर का एग्जांपल में देखोगे तो शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, ठीक है? या कंसंट्रेशन के टर्म में देखोगे तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, एंड जिसका कंसंट्रेशन कम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है? तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन जो बनता है वो किससे मिलकर बनता होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का टाइप्स देख लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में तुम्हें एक ब्लू बॉक्स में भी दिया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन जो है सीबीएसई तुम्हें या नीट में क्वेश्चन जो है वो राइज होता है, एग्जांपल्स भी पूछा जाता है, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देख लो, तुम्हारे पास तीन थ्री टाइप्स का सॉल्यूशन होता है। कौन कौन सा है, गैसियस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है और सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ठीक है? और उसमें तुम्हारे पास सॉल्वेंट पे भी तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे तुम्हारे पास गैसियस सॉल्यूशन है, तो गैसीय सॉल्यूशन में तुम्हारे पास मिलनी क्या होता है कि सॉल्वेंट जो होता है वो गैस होता है, ठीक है? ये याद रखना, गैसीय सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस होगा। सॉलिड तुम्हारा लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लेकिन अगर गैसीय सॉल्यूशन है तो तुम्हारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, गैस ही होगा, ठीक है? नेक्स्ट है तुम्हारे पास लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में अगेन तुम्हारे पास क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है? और सॉलिड तुम्हारा लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में तुम्हारे पास सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, और सॉल्वेंट तुम्हारा सॉलिड होगा, और सॉलिड क्या होगा, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है? इसका बहुत सारे इधर एग्जांपल भी दिए हुए हैं, ठीक है? तो इसको अच्छे से क्या कर लेना, रीड कर लेना। नेक्स्ट है एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है? एक्वस सोल्यूशन क्या होता है?
तो एक्वा सोल्यूशन का मतलब होता है तुम्हें जो सॉल्वेंट है, मेनली सॉल्वेंट पर फोकस करो, ठीक है। सॉल्वेंट में तुम्हारे पास क्या होता है कि सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर होना चाहिए, क्लियर है, क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। अ सोल्यूशन दैट कंटेन वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर तुम्हारे पास अगर सॉल्वेंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। नॉन एक्वा सोल्यूशन, सॉल्वेंट तुम्हारे पास वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास बेंजीन सोल्यूशन है या ईथर का सोल्यूशन है, तो वो तुम्हारे पास एक्वा सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो वाटर के अलावा दूसरे सोल्यूशन है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। समझो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें कि तुम क्या करोगे, अगर मान लो एज्यूम कर लो तुम वाटर है, ठीक है, वाटर, वाटर में तुम शुगर को ऐड कर रहे हो। अब शुगर तुम ऐड किए हो, उसको सेक किए हो, ठीक है, वो सोल्यूशन तुम्हें मिल गया। फिर अगेन तुम शुगर को ऐड किए हो, फिर सेक किए हो, फिर मिल गया। एक समय ऐसा आएगा जब तुम शुगर को उसमें ऐड करोगे ना, तो वो जो होगा वो सेक करने पर वो शुगर मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली हो रहा है कि जब तुम्हारे पास उस कंडीशन पे जहां पे लिक्विड अब कोई भी सॉल्यूट एक्स्ट्रा डिजोल्व नहीं कर रहा है, that condition is called saturated condition, समझ रहे हो, that condition is called saturated condition, a solution which no more solute can be dissolved। अब जो है वो solute dissolve नहीं कर रहा है, that solution is called, या that solvent, वहां पे solvent water है, that is called saturated condition होता है, ठीक है। तुम क्या करोगे अनसेचुरेटेड में, अगेन क्या होगा कि तुम अगर मान लो स्टार्टिंग में क्या करोगे, तुम शुगर को ऐड करोगे, सेक करोगे, वो मिक्स हो जाएगा, अगेन ऐड करोगे, मिक्स करोगे, सेक करोगे, मिक्स करोगे, वो हो जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन वो कंडीशन ही अनसेचुरेटेड होगा, मतलब जब तक तुम उसमें सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हो और वो मिक्स होते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। और तुम अगर तुम्हारे पास सेचुरेटेड सोल्यूशन है तो तुम उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करके फिर से अगेन तुम इसे अनसेचुरेटेड सोल्यूशन बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कंसंट्रेशन टर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी से सोल्यूशन में जितने भी पार्ट्स पढ़ोगे उसमें, ठीक है। कंसंट्रेशन होता क्या है, तो कोई भी सॉल्यूट या तुम्हारे पास सॉल्वेंट का अमाउंट जो प्रेजेंट हुआ किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उसका अमाउंट कितना अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अगर मान लो कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब सॉल्यूट का अमाउंट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, जैसे मोल से देख सकते हैं या मोल फ्रैक्शन से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म है, तो कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो मेनली देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी सोल्यूशन है, क्लियर है, तो कोई भी सोल्यूशन में तुम क्या मिक्स करोगे, सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट में तुम्हारे पास क्या होगा, सॉल्यूट को मिक्स करोगे, ठीक है, यही करोगे ना। सोल्यूशन में सोल्यूशन फॉर्म करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करना पड़ेगा। और सॉल्यूट, अगर तुम सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हो तो यहां से तुम फाइंड कर सकते हो, चाहे वो सॉल्वेंट का हो या तुम सॉलिड का हो, किसी का भी मास परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो अभी हम सॉल्यूट के लिए लिख चुके हैं, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट इन द सोल्यूशन, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, अगर वेट बाय वेट है तो वेट के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, जो उस मास का सोल्यूशन, टोटल मास जो सोल्यूशन का होगा, मतलब कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो टोटल वेट होगा, डेट इज कॉल्ड उसका मास। जैसे मान लो कि 200 ग्राम ही हो या 300 ग्राम हो, तो वो टोटल मास है। एज्यूम कर लो सॉल्यूट का मास है 10 ग्राम या 15 ग्राम या 20 ग्राम, तो 20 हो जाएगा, 20/200 इंटू 100, तो यहां से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, ठीक है। अगेन है तुम्हारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, तो वॉल्यूम परसेंटेज जो है तुम्हारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हो। उस केस में क्या होगा, वेट ना लेकर, मास ना लेकर क्या लेना होगा, वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे। थर्ड वन है मास बाय वॉल्यूम, तो वेट लोगे सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देख लो यहाँ से इनटू 100 कर लोगे यहाँ से, ठीक है। तो ये सब के सब जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई जो है या तुम्हारे पास नीट में थ्योरी तो सोल्यूशन से पूछते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो होता है तुम्हारे पास क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए तुम्हें फॉर्मूला को याद रखना है। और अभी जो है तुम्हें हम स्टार्टिंग का कुछ एक पार्ट जो तुम्हें गुड न्यूज दे रहे हैं कि तुम्हारा जो होगा, हम अगर समय मिलेगा तो मैं तुम्हें एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबके सब नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पलर होगा वो सॉल्व करा देंगे, क्योंकि जो सीबीएसई होता है ना वो
एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम अलग से करा देंगे, उसके लिए हम अलग एक वीडियो जो अपलोड कर देंगे। तो तुम लोगों को क्या करना है, वो वीडियो भी देख लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम लोग पीपीएम बोलते हैं। पीपीएम में तुम्हारे पास क्या होता है, देखो अगर तुम डिफिनेशन अगर देखना चाहोगे तो देखो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन। पर मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक है। अब पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला देख सकते हो, कोई भी कंपोनेंट हो, ए हो बी हो, जो जिसका भी तुम्हें पार्ट्स पर मिलियन फाइंड करना है। जैसे हम यहाँ पर ए के लिए तो यहाँ पर लिखे हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या कंपोनेंट हो सकता है, या तो सॉल्यूट होगा नहीं तो सॉल्वेंट होगा। तो ये तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे लिखना है, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ पार्ट्स जिसके बारे में तुम्हें बताना है उसको लिखना है, इंटू 10⁻⁶ करना है। 100 नहीं करना है, 100 करोगे तो परसेंटेज निकलेगा। यहाँ पर 10⁻⁶ मिलियन में तुम्हें देखना है कि मिलियन में कितना पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10⁻⁶, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है तुम्हारे पास क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कोई भी पार्टिकुलर कंपोनेंट हो बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सोल्यूशन में। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, ठीक है। तो तुम्हें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो देखो हम सॉल्यूट के लिए हम यहाँ पर लिए हैं बी और सॉल्वेंट के लिए ए, ठीक है। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ तुम्हें ए फाइंड करना है, तो उसको हम लोग एक्स ए से डिनोट करते हैं। और एक्स ए इक्वल टू क्या है, पार्टिकुलर उस कंपोनेंट का जो मोल होगा। तो हम एन ए एज्यूम कर लिए, तो एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, मतलब कि उसमें एन ए मोल हमारे पास किसका है, सॉल्वेंट का है, और एन बी सॉल्यूट का है। तो टोटल मोल नीचे हम लोग लिखते हैं और ऊपर जिसके बारे में तुम्हें पूछा जाए उसका पार्टिकुलर मोल लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास देखो यहाँ पर एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी के लिए है। तो बी के लिए देखोगे तो क्या होगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। और वेरी इंटरेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग आगे यूज करेंगे, ये दोनों को अगर तुम ऐड करोगे, अगर मान लो कि कोई भी तुम्हारे पास सोल्यूशन है जिसमें तुम्हारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे ना, वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, वो 1 के इक्वल आएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, तो मोलैरिटी का मतलब समझ लो अच्छे से, इसका डिफिनेशन तुमसे पूछा जाता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन का है, उसमें मोल का जो नंबर ऑफ मोल है वो कितना प्रेजेंट है, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन में, अच्छे से समझना, 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट है, डेट इज कॉल्ड मोलैरिटी। जैसे मान लो, एज्यूम कर लो कि 1 लीटर का सोल्यूशन है, मतलब 1 लीटर कोई वाटर है, ठीक है। उसमें अगर मान लो कि 5 मोल जो है हम कोई सॉल्यूट डिजोल्व किए हैं, तो उसका मोलैरिटी कितना होगा, 5 मोलर होगा, क्योंकि उसका यूनिट जो होता है मोल पर लीटर होता है, ठीक है। या हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग मोलर बोलते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी कितना होगा वहां पे, अगर मान लो 5 मोल है तो कितना हो जाएगा, 5 मोलर हो जाएगा, मतलब 5 कैपिटल एम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। 5 एम लिखा हुआ रहेगा, तो समझना कि वो क्या है, तुम्हारे पास 1 लीटर सोल्यूशन में वो नंबर्स ऑफ मोल किसका, सॉल्यूट का कितना है, 5 है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख सकते हो मोलैरिटी का, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में होना चाहिए। अगर तुम एमएल में लोगे तो देन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो है तुम्हारा फॉर्मूला याद रखना, ये जो होता है वो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर को बढ़ाओगे घटाओगे तो उस केस में मोलैरिटी चेंज कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो है, देख सकते हो यहाँ पर मोल, मोल का तो फॉर्मूला पहले से तुम्हें पता है, क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर फाइंड करना है एक्चुअली मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, तो यहां पर जो है डिफिनेशन देख सकते हो, द नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब तुम्हें 1 केजी का सॉल्वेंट लेना है, सोल्यूशन नहीं लेना है, क्या लेना है, सॉल्वेंट लेना है। तो 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट है,
दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। ठीक है, और उसका यूनिट क्या होता है, देख लो यहां से लिखा हुआ है मोल पर केजी लिखा हुआ है, ठीक है, या मोलल। ठीक है, अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में लोगे तो अगेन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये जितने भी रेड बॉक्स में या बॉक्स में जितने भी फॉर्मूला है वो सबके सब इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ठीक है, और उसको रिवाइज करके रखोगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो तुम्हारे पास पीवाईक्यूज कराएंगे हम, एनसीईआरटी का होगा, सीबीएसई का टोटली। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा वहां पे। ठीक है, तो ये सब जितने भी फॉर्मूला है इसको याद रखो अच्छे से, क्या कर लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट है तुम्हारे पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब एक तरीके का ये मोलालिटी की तरह होता है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। सॉल्यूट का तुम्हें क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। देन तुम्हें नीचे क्या करना है, अगेन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा इन 1 लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में तुम्हारे पास देख सकते हो जो तुम्हारे पास आएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी होता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। चलो, अब जो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो देखो यहां से सॉल्युबिलिटी को हम लोग डिफाइन किए हुए हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, समझो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी। जैसे मान लो कि तुम वाटर लिए हो, ठीक है, वाटर में तुम्हें शुगर को ऐड करना है। तो अगर तुम वाटर है तो उसमें अगर तुम शुगर को ऐड करोगे तो तुम कितना शुगर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर जितना ज्यादा तुम शुगर को ऐड करोगे उतना अच्छा उसका सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक है, किसका सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी होगा। जितना ज्यादा तुम सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हो उतना अच्छा सॉल्युबिलिटी किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर तुम डिजोल्व कर रहे हो तो तुम्हें मिनिमम, अगर तुम्हें कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन तुम्हें करने के लिए यहाँ पर जो है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लो। ठीक है, उसमें तुम सॉल्यूट को क्या करो, डिजोल्व करो। और कितना, जितना ज्यादा तुम्हारे पास सॉल्यूट अगर डिजोल्व होगा उतना अच्छा उसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक है, तो कोई भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर तुम क्या कर सकते हो, सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। ये डिफाइन सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, मतलब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे कि इफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को। एक सेकंड। तो देखो यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फर्स्ट जो है तुम्हारे पास क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब तुम्हारे पास, सॉरी, नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का किस टाइप का नेचर है, तो देखो यहाँ पर एक टर्म पढ़े हो, लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब कि सेम टाइप का अगर कोई भी रहे तो उसमें घुलना बहुत इजी होता है। ठीक है, उसमें घुलना बहुत इजी होता है। जैसे अमीर लोग हैं, ठीक है, रिच पर्सन है, तो वो जो है हमेशा रिच पर्सन के साथ ही रहना चाहते हैं। कोई भी पुअर लोग है या जो गरीब लोग है उसके साथ रहना नहीं चाहते, तो वो हमेशा सेम टाइप का लोग के साथ घुलते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप का यहाँ पर भी है, सेम प्रोसेस इसमें भी हो रहा है। क्या हो रहा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट में तुम्हारे पास लाइक डिजॉल्व लाइक, अगर मान लो कि तुम्हारे पास सॉल्यूट तुम्हारे पास पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। समझ रहे हो ना, वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे। अगर तुम्हारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्यूट है तो वो डिजोल्व नहीं होगा। मतलब डिजोल्व तो होगा लेकिन वो कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से वो डिजोल्व नहीं होगा। तो हमेशा क्या होता है, सेम नेचर का खोजता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट होगा तो पोलर सॉल्यूट भी होगा, तो वो इजिली डिजोल्व हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है पोलर सॉल्वेंट। वाटर में अगर डिजोल्विटी मेन तो तुम्हें वाटर में देखना है, तो वाटर में डिजोल्व कौन करेगा सॉल्यूट, जो पोलर सॉल्यूट होगा या आयनिक सॉल्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को करने क्या चेंज करेंगे तो हम लोग का सोलिबिलिटी चेंज कर सकता है। सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है, उसके लिए तुम्हें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम पहले भी तुम्हें एक एग्जांपल दिए हैं, शुगर को, शुगर और वाटर का सोल्यूशन तुम्हें करना है। अगर मान लो कि शुगर को तुमने मिक्स किया, वो मिक्स नहीं हो रहा, तो तुम क्या करोगे, टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज कर दोगे। टेम्परेचर को राइज करोगे तो अगेन वो शुगर जो उसमें मिक्स किया उसको सेक करोगे, वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, वो कंप्लीटली क्या कर जाएगा, मिक्स कर जाएगा, डिजोल्व कर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाकर तुम क्या कर सकते हो, सॉल्युबिलिटी को इजिली इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रेशर। अब प्रेशर जो है वो तुम्हारे पास सॉल्यूट केस में, ठीक है, जब तुम्हारे पास सॉलिड है, अगर तुम्हारे पास सॉलिड है, सॉल्यूट,
तो उस केस में तुम्हारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो प्रेशर है ये मेनली गैस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, गैस के लिए। तो इसी गैस का टर्म से हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेनरी लॉ बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ क्या बताता है, वो हेनरी लॉ बताता है प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन, ठीक है। हेनरी लॉ क्या बताता है, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन बताता है। वो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड ऑन द प्रेशर अप्लाइड। तुम किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट में तुम कितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तुम किसी भी सॉल्वेंट पे कितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, जिससे कि उसमें जो भी गैस है, तुम कोई भी पार्टिकुलर गैस को उसमें डिजोल्व करना है, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके तुम उसमें डिजोल्व कराओगे, उतना ज्यादा वो गैस क्या करेगा, उसमें डिजोल्व करेगा, ठीक है। तो ये हेनरी का स्टेटमेंट है कि इट स्टेट दैट मास ऑफ गैस डिजोल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, गिवन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, तुम जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके किसी भी सोल्यूशन में तुम गैस को डिजोल्व करोगे, उतना ज्यादा वो गैस क्या करेगा, डिजोल्व करेगा। क्लियर है यहां से, चलो। अब इसी को हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल टर्म में, या तुम डायरेक्टली दूसरे टर्म में बोल सकते हो, किसी भी गैसियस का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसका वेपर फेज में, मतलब गैस जो है तुम्हारे पास वेपर फेज में ही लेना है, ठीक है। तो वो जो हैगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन करने का क्या मतलब है कि जितना अमाउंट तुम उसमें डिजोल्व कर रहे हो, मतलब मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का रेशियो ही था, ठीक है। तो जितना ज्यादा तुम्हारा मोल्स होगा उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन आएगा, पार्टिकुलर, यही बात है ना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा कि प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, समझ रहे हो ना, प्रेशर का क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब जितना ज्यादा तुम प्रेशर दोगे उतना ज्यादा क्या होगा, वो गैस डिजोल्व करेगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म देख सकते हो, यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म है P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोल फ्रैक्शन का अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो है तुम्हारे पास के एच, जो हेनरी कांस्टेंट है। और ये तुम्हारे पास अगर इसका ग्राफ भी तुमसे पूछा जाता है, ठीक है, तो देख लो यहाँ से, अगर मान लो कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का वर्सेस तुम्हें ग्राफ पूछा जाएगा, तो ग्राफ तुम्हारे पास देख सकते हो, ये तुम्हारे पास सिंपली एक y इक्वल टू एम एक्स की तरह हो गया, y इक्वल टू एम एक्स की तरह हो गया ये, ठीक है। तो इसका ग्राफ तुम्हें पता है कि वो ऑरिजिन से पास होता है, देखो ये ऑरिजिन से पास किया, और एम क्या होता है, स्लोप होता है। तो इस केस में स्लोप क्या हो गया, इक्वेट करोगे तो के एच मिलेगा, हेनरी कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर है, चलो। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या होता है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इसका लिमिटेशन, ये बोर्ड डायरेक्टली क्वेश्चन तुमसे पूछता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है, हम तीन एप्लीकेशन तुम्हें दिए हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। फर्स्ट एप्लीकेशन देखो, यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन बोला है टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सोडा लाइम एंड सॉफ्ट ड्रिंक, द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। अभी जस्ट बताएं, ये हेनरी लॉ का जो स्टेटमेंट है यह इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोचो, अब तुम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, ठीक है, चाहे वो तुम्हारे पास पेप्सी हो, कोको कोला हो, ये सब पीते हो, देखते हो उसका जब तुम्हारे पास कवर को तुम अगर ओपन करते हो तो हिसिंग साउंड आता है। वो हिसिंग साउंड समझ रहे हो क्या है, वो मेनली CO2 बाहर आ रहा है, वो CO2 बाहर आ रहा है, मतलब समझो यहाँ पर कि उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर से CO2 को क्या किया हुआ है, डिजोल्व किया हुआ है। उस जो तुम्हारे पास लिक्विड है उसमें हाई प्रेशर से CO2 को क्या किया हुआ है, डिजोल्व किया हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से। इसलिए तुम अगर ओपन करते हो तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हिसिंग साउंड से वो आवाज आता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हैड हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, ठीक है। अब समझो, जैसे अगर मान लो कि तुम देखे होगे स्क्यूबा ड्राइवर, ठीक है, तो उस केस में तुम्हारे पास क्या होता है कि अगर तुम सी के लेवल के नीचे जाओगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, नीचे जाने से प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। अगर तुम्हारे पास प्रेशर ज्यादा होगा तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ, तुम्हारे बॉडी में जो होगा वो गैस ज्यादा डिजोल्व करेंगे, ठीक है, क्या होगा, ज्यादा डिजोल्व करेंगे। चलो वहां तक तो ठीक है। अब तुम क्या करोगे, वहां से तुम ऊपर की तरफ आओगे, ठीक है। अब जैसे जैसे तुम अगर ऊपर की तरफ आओगे तो तुम्हारा क्या होगा, वहां का जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करेगा तो जो तुम्हारे पास गैस जो डिजोल्व था, तुम्हारे ब्लड में जो गैस डिजोल्व था वो क्या होगा, अनडिजॉल्व होना स्टार्ट होगा, वो बाहर निकलना स्टार्ट होगा। तो इससे तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, वो क्या होगा, अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करोगे। तो ये तुम्हारे पास हो सकता है इसका एप्लीकेशन हेनरी लॉ का, इसलिए सब जो है वो एक गैस सिलेंडर यूज करता है, ठीक है। थर्ड वन है तुम्हारे पास हाई एल्टीट्यूड।
तो अगर तुम जैसे मान लो कि माउंटेनर्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे ऑलरेडी जो एटमोस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम होता है, ठीक है। एटमोस्फेयर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण क्या होगा कि तुम्हारे बॉडी में जो होगा वो ऑक्सीजन अच्छे तरीके से डिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और तुम्हें क्या होगा, एनोक्सिया, मतलब तुम्हें वो फील कराएगा, ठीक है, कि तुम्हें ब्रेथिंग लेने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास लिमिटेशन। तो क्या क्या लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन हम रीड कर दे रहे हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट वन है प्रेशर ऑफ गैस नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो। ना ही प्रेशर को ज्यादा हाई करना है, ना ही टेम्परेचर को ज्यादा लो करना है। ये रॉल्स लॉ को, सॉरी, हेनरी लॉ को क्या करेगा, डिसओबे करेगा, ऐसा कंडीशन अगर तुम अप्लाई करोगे तो। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, जो तुम गैस को डिजोल्व कर रहे हो उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी वह केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। थर्ड वन, गैस शुड नॉट गो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब कि ना ही वह कोई दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलना चाहिए, ऐड होना चाहिए, ना ही वो क्या करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। ये सब लिमिटेशन है, हेनरी लॉ को याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो देखो यहाँ पर, इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ओवर अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तुम्हें क्या करना है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर लेना है, और वेपर प्रेशर को तुम बहुत अच्छे से फील कर सकते हो जब तुम्हारे पास क्या हो, क्लोज कंटेनर हो, ठीक है। क्या हो, क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में तुम्हारे पास क्या होगा, ऊपर से जो होगा वो ढका हुआ हो, ये है। और इसमें तुम्हारे पास क्या है, बहुत सारे लिक्विड है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे तुम अगर टेम्परेचर दोगे, तो एक फिक्स टेम्परेचर के बाद तुम्हें ये वेपर जो है ये फॉर्म होगा, तो उस टेम्परेचर पे तुम्हारे पास क्या होगा कि ये जो सॉलिड है, सॉरी, ये जो तुम्हारे पास सॉल्यूट इसमें जो डिजोल्व है, ये क्या होगा, ये वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट होगा, और ये वेपर के फॉर्म में बाहर निकल के आएगा, ये सरफेस पे आएगा। और इस सरफेस पे तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये अगेन क्या करेगा, ये जितने भी कंटेनर है, ये जो जितने भी कंटेनर है, इस पे क्या होगा, फोर्स एग्जर्ट करना स्टार्ट करेगा, डेट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, मतलब कि ये प्रेशर अप्लाई करेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कौन कौन सा फैक्टर होता है इसमें, तो देख लो, फर्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड, ये जो तुम लिक्विड इसमें डाले हो, इस लिक्विड का कैसा नेचर है उस पर डिपेंड कर सकता है। अगर मान लो ये वोलाटाइल है, ठीक है, क्या है, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, मेनली कम टेम्परेचर पे ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मान लो कि वोलाटाइल है, तो ये ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, क्योंकि कम टेम्परेचर पे ही ये वेपर बन जाएगा, और वेपर क्रिएट होने के बाद क्या करेगा, ये प्रेशर अप्लाई करेगा कंटेनर पे, ठीक है। तो वोलाटाइल होगा तो हाई प्रेशर अप्लाई करेगा। नेक्स्ट है तुम्हारे पास टेम्परेचर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर तुम अगर इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, लिक्विड जो होगा वह, उसमें जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूशन। वोलाटाइल सोल्यूशन पहले समझ लो, यहां से तुम्हारे पास सोल्यूशन जो है वो तुम्हें पता है मेनली कि तुम्हारे पास सॉल्यूट होगा, इसमें तुम्हारे पास क्या हो सकता है, सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस प्लस सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो वोलाटाइल सोल्यूशन समझ लो, तो यहां पर बोला है इट स्टेट दैट सोल्यूशन वोलाटाइल देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे एज्यूम कर लो तुम्हारे पास क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तुमने क्या किया है, एक सोल्यूशन फॉर्म कर लिया है। अब उस केस में दोनों वोलाटाइल, दोनों वोलाटाइल का मतलब क्या है कि दोनों जो है वह वेपर बनेगा, उसका जो होगा वह वेपर फेज में जाएगा, तो वो क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम सपोज कर लिए एक सोल्यूशन जो है जिसमें कि तुम्हारे पास दो वोलाटाइल लिक्विड है, एक तुम्हारे पास ए है और सेकेंड वन इज बी। इस केस में तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन को हम पहले भी बताए हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए के लिए हो जाएगा एक्स ए, और मोल फ्रैक्शन बी के लिए हो जाएगा एक्स बी। अगर मान लो कि तुम्हारा जो होगा इसमें ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो उस केस में जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ये अगर प्रेशर अप्लाई करेगा तो इसको बोलेंगे पीए, और ये तुम्हारे पास क्या होगा, पीबी। ये जो तुम्हारे पास इस लिक्विड के कारण क्या होगा, पीए होगा, और ये लिक्विड के कारण जो बी है उसके कारण क्या होगा, पीबी होगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर है, अप्लाई होगा। अब समझो यहाँ पर, ये जो तुम्हारे पास प्रेशर जो होता है, ये पार्शियल प्रेशर जो होता है, ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि तुम कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को या कोई भी लिक्विड को डिसॉल्व किए हो,
ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास अल्टीमेटली तुम किससे बात करोगे, मोल फ्रैक्शन से बात करोगे, ठीक है। तो यहां पर जो तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर जो होता है ये पीए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एक्स ए का, ठीक है। उसी तरीके से क्या होगा, पीबी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एक्स बी का, ठीक है। अब इस ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे पी नॉट ए। और ये पी नॉट ए क्या है, ये पी नॉट ए प्योर फॉर्म में, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई सॉल्यूट था, तो सॉल्यूट अगर मान लो कोई भी लिक्विड फॉर्म में है सॉल्यूट, ठीक है, तो वो प्योर फॉर्म है, अभी उसमें हम कुछ भी नहीं सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किए, नहीं हम सॉल्वेंट पे सॉल्ट को मिक्स किए, वो दोनों क्या है, अलग अलग है। उस केस में जो वो वेपर फेज में जो वो प्रेशर अप्लाई करेगा दैट इज कॉल्ड प्योर वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास पी नॉट ए हम एज्यूम किए हैं और ये तुम्हारे पास पी नॉट बी। तो ये जो तुम्हारे पास होता है इसमें जो प्रेशर अप्लाई होगा, यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई होगा वह ए के कारण भी होगा और बी के कारण भी होगा, दोनों के कारण होगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास पी ए दैट इज प्रेशर जो होगा पी ए के कारण जो होगा वो क्या होगा, वह मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, वो आएगा क्या, पी नॉट ए। तो यहाँ से तुम्हारे पास फॉर्मूला मिल गया, पी नॉट पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। उसी तरीके पी बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया। अब तुम्हारे पास देखो यहाँ पर एक डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि तुम्हारा कोई भी क्लोज कंटेनर है उसमें जितने भी तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल्स के द्वारा जितने भी प्रेशर अप्लाई होगा उस प्रेशर का टोटल सम ही टोटल प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, दो दो टाइप्स का तुम लिक्विड ली हो तो दो ही के कारण होगा, एक होगा ए के कारण और एक होगा बी के कारण। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पीबी। अब तुम यहां से लिख सकते हो पीटी, ये टोटल प्रेशर है, इक्वल टू क्या होगा, पीए के जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और प्लस इसके जगह पर पीबी के जगह पर क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहाँ पर दोनों का दोनों क्या है, वोलाटाइल है, इसलिए दोनों का दोनों वेपर फेज में बने थे, इसलिए दोनों का प्रेशर होगा, ठीक है, जो होगा पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। तो पीटी इक्वल टू होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर पी नॉट ए क्या है, यहाँ पर पी नॉट ए जो है यह वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म का ए का, और यहाँ पर पी नॉट बी है वह वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में बी का, ठीक है। और एक्स ए और एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना यहां से। चलो अब नेक्स्ट जो देखते हैं वह रॉल्स लॉ जो है एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। देखो उसमें क्या बताया गया है। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग तुम अगर देखना चाहोगे तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, अगर तुम्हारे पास कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स है, अगर उसको तुम्हें ज्यादा जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा वो क्या करेगा, डिजोल्व करेगा। ये हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया जो था तुम्हारे पास पी ए इज इक्वल टू क्या था, के एच इंटू एक्स था, ठीक है। अब तुम्हारे पास यहाँ पर समझ लो कि वेपर प्रेशर जो होता है वह वोलाटाइल कंपोनेंट, वोलाटाइल मतलब कि जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वही तुम्हारे पास वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास क्या होगा, अगर मान लो एज्यूम कर लो कि तुम्हारे पास पी है, तो पी ए अभी जस्ट पीछे देखो क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स, देखिए वो अभी जस्ट। और अगर तुम देखोगे यही गैसियस फॉर्म में है तो इसके हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, पी ए इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए लिखोगे, ठीक है। अगर तुम दोनों इक्वेशन को अगर तुम इक्वेट करोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा, देखो यहाँ से ये पी ए है, यहाँ पर एक्स ए है और ये एक्स ए, तो अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल होगा तभी जब ये पी नॉट ए के एच के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन से तुम्हें क्या मिला, जो हेनरी कांस्टेंट होगा वो हेनरी कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, ये पी नॉट ए के इक्वल होता है, ठीक है। पी नॉट ए मतलब कि वो प्योर फॉर्म में जितना तुम्हारे पास वेपर प्रेशर जो अप्लाई कर रहा था उसके इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन। अब नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन में तुम्हारे पास क्या होगा, समझो यहाँ पर, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें तुमने क्या किया है, इसमें तुमने मिक्स किया है ए और बी को मिक्स किया है, ठीक है। अब यहां पर जो तुम्हारे पास है वो एज्यूम कर लो ये बी जो है ये तुम्हारे पास क्या है, सॉल्यूट है, और ए सॉल्वेंट है, ठीक है। ये तुम्हारे पास सॉल्वेंट है, ये तुम्हारे पास सॉल्यूट है, और ये जो तुम्हारे पास सॉल्यूट है ये नॉन वोलाटाइल, ठीक है। ये जो है सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलाटाइल, हम लिख दे रहे हैं आप, ये है क्लियर है। अब सोचो इस पूरे सोल्यूशन में जो प्रेशर अप्लाई होगा वो किसके कारण,
तो इस पूरे सोल्यूशन में जो प्रेशर अप्लाई होगा वह वोलाटाइल सोल्यूशन वोलाटाइल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के कारण होगा। तो यहाँ पर वोलाटाइल कौन है? सॉल्वेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ यही जो होगा वो प्रेशर क्रिएट करेगा। ये तो नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल मतलब ये तो वेपर फेज बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये क्या होगा? नॉन वोलाटाइल है। तो ये जो होगा ये वेपर फेज में ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो जितने भी प्रेशर होगा किसके कारण होगा? ए के कारण होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा? देखो यहाँ से, देखो ये जितने भी है सब ए का मॉलिक्यूल्स है। अगर ये तुम्हारे पास वोलाटाइल है तो वोलाटाइल है तो यहाँ पर जो इतना भी वेपर्स मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर जितने भी तुम्हारे पास वेपर्स मिलेंगे वो किसके कारण मिलेंगे? ए के कारण मिलेंगे, ठीक है। ए के कारण मिलेंगे। तो अभी समझो यहाँ पर जो अभी प्रेशर है वो पूरा का पूरा ए के कारण है। क्लियर है? यहाँ पर जितने भी प्रेशर है सब किसके कारण है? ए के कारण। तो प्योर फॉर्म में जितना होगा वो ए के कारण होगा। अब समझो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? ए और बी दोनों होगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन में क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। तो यहाँ पर बी तो कन्वर्ट नहीं होगा। ये बी जो है वो नॉन वोलाटाइल है तो ये तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सिंपली ए ही जो होगा वो पूरे कंटेनर पे क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा? ये पूरे सोल्यूशन में जो तुम्हारे पास प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर समझो डॉल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास जितने भी इसमें कंपोनेंट है सबके द्वारा जो फोर्स लगेगा, प्रेशर अप्लाई होगा, ये दैट इज कॉल्ड टोटल प्रेशर। तो तुम क्या लिखोगे? टी ए पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। अब समझो यहाँ पर जो तुम्हारे पास पीबी है ये क्या है? नॉन वोलाटाइल है। तो नॉन वोलाटाइल है तो ये प्रेशर अप्लाई करेगा नहीं होगा, इसके कारण बी के कारण तो प्रेशर अप्लाई नहीं होगा। तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो गया? पी ए के कारण ही हुआ। सिर्फ और सिर्फ ए ही तो अप्लाई हो रहा है वहां पे, ठीक है, क्योंकि वो वोलाटाइल है तो वही अप्लाई कर रहा है प्रेशर। अब समझो यहाँ पर पीटी इक्वल टू, अब पीए को क्या लिख सकते हैं? देखो अगर देखोगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये पोर्शन, यहाँ पर पी नॉट ए इंटू एक्स लिखा हुआ है पीए। तो यहाँ पर पुट कर दोगे पी नॉट ए इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर देते हैं। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अभी देखो हम पहले भी पढ़ा है कि तुम्हारे पास अगर सोल्यूशन में दो ही चीज होगा, एक होगा सॉल्यूट एक होगा सॉल्वेंट। तो ये ए को हम लोग सॉल्वेंट लिए थे और बी को हम लोग सॉल्यूट लिए थे। तो उस केस में तुम्हारे पास हम बताया थे कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स ए लिखे हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो तुम एक्स ए को रिप्लेस किससे कर सकते हो? 1 माइनस एक्स बी से कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख दिए, एक्स ए की जगह पर क्या लिख दिए? 1 माइनस एक्स बी लिख दिए। अब इसको क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो पी टी इजकल टू क्या बन जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ठीक है। और इसको तुम अच्छे से लिखोगे, इसको आर एच एस एल एच एस में ले लो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। पी नॉट ए इंटू एक्स बी इज इक्वल टू ये पी नॉट ए माइनस पी टी इज द टोटल प्रेशर। अब देखोगे यहाँ से तो एक्स बी तुम फाइंड कर सकते हो पी नॉट ए माइनस पी टी बाई पी नॉट ए। अब देखो ये जो तुम्हारे पास है ये इसको देखो अच्छे से, ये पी नॉट ए माइनस पी टी ये क्या है? अब पी नॉट ए पहले तुम देख चुके हो कि पी नॉट ए क्या था? एक प्रेशर था, वो प्योर फॉर्म में था प्योर फॉर्म में था वो पहले से। अब तुम्हारे पास उसमें तुमने क्या किया? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। तो तुम्हारे पास जो प्रेशर है देख रहे हो, ये प्रेशर पीटी जो टोटल प्रेशर है वो कम गया। ये जो टोटल प्रेशर है वो क्या हो गया? कम हो गया। देख रहे हो डिफरेंस? पी नॉट ए माइनस पीटी लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। अब ये जो तुम्हारे पास रेशियो आ रहा है इसका मतलब तुम्हारे पास क्या हो रहा है? प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। मतलब तुम अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर ऐड कर रहे हो तो यहाँ से जो सोल्यूशन मिलेगा उसका टोटल प्रेशर क्या कर जा रहा है? डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो पीटी देखो यहाँ पर डिक्रीज कर जाए। तो ये जो है तुम्हारे पास क्या हो रहा है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है। मतलब वेपर प्रेशर में वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इसको तुम अगेन तुम रेस्पेक्ट में किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो? जो ओरिजिनल जो था, मतलब कि पीए जब ओरिजिनल फॉर्म में था यहाँ पे ये, ठीक है। तो पी नॉट ए था तो उसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये देख रहे हो मैग्नीट्यूड वाइज अगर तुम देखोगे तो ये किसके इक्वल आया है? ये एक्स बी के इक्वल आया। मतलब जितना ज्यादा तुम अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल ऐड करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास क्या होगा? वेपर प्रेशर कमेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो तुम पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए करके ये फॉर्मूला से फाइंड करोगे, ठीक है। हम लोग फर्दर वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे किस टाइप से इसका सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो अभी जस्ट फॉर्मूला इसको याद कर लो यहाँ से। अगर तुम देखोगे, अब देखो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट अब पढ़ सकते हो, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है? फॉर ए सोल्यूशन कंटेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अगर तुम्हारे पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या है? कंटेन कर रहा है ये, तो
इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, द देन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये दिस पोर्शन पी नॉट ए माइनस पी टी बाई पी नॉट ए, ये किसके इक्वल है, ये है इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। मतलब तुम रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर डिक्रीज किया, वो किस पे मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, कि सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट का कितना मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा तुम अगर सॉल्यूट डिजोल्व करा मिक्स करोगे, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व करोगे, मिक्स करोगे, उतना ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है वह नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन समझते हैं क्या होता है। तो देखते हैं आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है समझो। आइडियल सोल्यूशन ऐसे कोई नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बस हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन सिंपली जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल, जो रॉल्स लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। कोई भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे रॉल्स लॉ को ओबे करता है, डैश सोल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। अब आइडियल सोल्यूशन का कंडीशन क्या होगा, जो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया था कि जो टोटल प्रेशर होगा किसके कारण होगा, पीए प्लस पीबी के कारण होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तुम देख सकते हो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसका एग्जाम्पल जो है याद रखना, क्योंकि सीबीएसई जो है, या तुम्हारे पास जेई हो या तुम्हारे पास नीट हो, सब में ये चीज तुमसे पूछा जाता है कि मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल या एंड इथेनॉल ये क्या है, किस टाइप का सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आइडियल सोल्यूशन, तो तुम्हें ये सब एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, उसी तरीके से मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, और मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन, मतलब सेम टाइप का नेचर होना चाहिए। देख रहे हो, ये तुम्हारे पास क्या है, दोनों का दोनों क्या है, एल्कोहल है। तो यहाँ पर दोनों एल्कोहल है, तो सेम टाइप का नेचर है, मतलब प्रॉपर्टीज दोनों का सेम है, तो वो तुम्हारे पास आइडियल का है। या मान लो कि नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों नॉर्मल कंडीशन में, मतलब कि दोनों स्टेट चेन में ही है, तो ये तुम्हारे पास इसका मिक्सचर भी तुम्हारे पास क्या होगा, नॉन आइडियल का होगा। और बेंजीन और टॉलिन ये सब तुम्हारे पास है। क्लियर है, अब यहां से तुमसे पूछा है कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो समझो यहां पर तुम्हारे पास एक कंटेनर दिया गया है। ये जो तुम्हारे पास है, ये ए और बी दोनों है। ठीक है, ए प्लस बी, यहाँ पर सॉल्यूट भी है या सॉल्वेंट है, तुम एज्यूम कर लो ए को सॉल्वेंट और बी को सॉल्यूट एज्यूम कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होता है, आइडियल कंडीशन क्या होता है, आइडियल कंडीशन बोलता है सिंपल कि इसमें जो ए और बी के बीच, ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इक्वल होगा नॉर्मल में, नॉर्मल मतलब प्योर में। प्योर में कहने का मतलब क्या है, यहाँ जैसे तुम्हारे पास दिया गया है ए, प्योर इसमें ए होगा, ये तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास क्या है, ए है प्योर में, और ये तुम्हारे पास बी है प्योर में। क्लियर है, तो ये जो तुम्हारे पास है, समझो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में, मतलब कि यहाँ पर जो ए का मॉलिक्यूल्स है, सिंपल इसमें देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए का मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या इसमें सिंपल देखोगे तो बी का मॉलिक्यूल्स है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर तुम इस दोनों को मिक्स कर दे रहे हो, तो अब तुम्हारे पास यहाँ पर ए भी होगा और बी भी होगा, तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये तीनों इक्वल होंगे। ये कंडीशन है तुम्हारे पास आइडियल का। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे पास आइडियल का कंडीशन क्या है, ये रॉल्स लॉ को ओबे करता है, मतलब पी ए इजकल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। थर्ड, इसमें जो तुम्हारे पास डेलेज है, मतलब हीट है यहाँ पर सिंबल। ठीक है, इसमें जो चेंजमेंट होगा वो नहीं होगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, हीट कांस्टेंट रहेगा। और वॉल्यूम, अगर तुम दोनों को मिक्स कर रहे हो तो वॉल्यूम में भी कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो डेल भी क्या है, जीरो है, चेंज इन डेल भी क्या है, जीरो है, मतलब कि डेल भी वहां पे, मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और वहां पे हीट कांस्टेंट है।
तो ये है बेसिक कंडीशन फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए। तुम्हें इसको क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है, और एग्जाम्पल भी याद कर लेना। अब देखोगे यहाँ पर, तो ये जो तुम्हारे पास ये ग्राफ, इसको अच्छे से समझो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है तुम्हारे पास, अगर रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो तुम क्या लिखोगे, बताओ यहाँ पर। ये होगा कंडीशन, पी टी इजकल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहाँ पे आ जाओ, इस कंडीशन पे यहाँ पे आओ। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स ए का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। एक्स ए मतलब कि सिंपल वहां पर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट नहीं है। तो तुम यहाँ करोगे एक्स बी जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास टोटल प्रेशर कितना मिलेगा, पी नॉट ए इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक्स ए का वैल्यू कितना है, वन है, मतलब सिंपली इसका मोल फ्रैक्शन टोटली यही है, ठीक है, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी वन के इक्वल होता है। तो ये टोटल वहां पर क्या है, सिर्फ और सॉल्वेंट, तो वहां पर प्रेशर किस, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के कारण होगा। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर पुट कर दोगे एक्स बी जीरो, तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगा, टोटल ये पोर्शन ही एंड हो जाएगा। और यहाँ पर वन पुट कर दोगे तो टोटल प्रेशर क्या मिलेगा, पी नॉट ए। देखो हम यहाँ पर ये पी नॉट ए को रिप्रेजेंट किए। अगेन सेम टाइप का यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक्स ए जीरो हो गया और एक्स बी वन बन गया। तो यहाँ पर पुट करोगे एक्स ए कितना, जीरो, तो ये पूरा हो गया, टर्म खत्म। यहाँ पर एक्स बी वन पुट करोगे तो पी टी कितना मिलेगा, पी नॉट बी के इक्वल मिलेगा। देखो हम यहाँ पर पी नॉट बी रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इस केस में तुम देखोगे तो ये जो तुम्हारे पास है, देखो यहाँ से ये जो ग्राफ यहाँ से प्लॉट किया, मतलब एक्स यहाँ से देख रहे हो, ये जो है जीरो, अभी तुम्हारे पास कहाँ जाएगा, ये एक्स बी, एक्स जो सॉल्व है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो देखो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, अब तुम्हारे पास प्रेशर क्या कर रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है प्रेशर यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स बी देखोगे, पी नॉट ए देख रहे हो, अब तुम्हारे पास यहाँ पर ए था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ए का जो सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है वो धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो देखो यहाँ पर पी नॉट ए कहाँ चला गया, जीरो, यहाँ पे आ गया। और रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, इस दोनों का जो सम होगा, मतलब कि ये जो तुम्हारे पास क्या मिला, पी ए मिला, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये तुम्हारे पास मिल जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब इस दोनों का सम जो होगा क्या होगा, पी टी टोटल होगा, पी ए प्लस पी बी, जिसको तुम लिख सकते हो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन सिंपली जिस तरीके से आइडियल है उसी तरीके से नॉन आइडियल। आइडियल में क्या बताया है, आइडियल में बताया है जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है, और नॉन आइडियल किसको बोलेंगे, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो नॉन आइडियल जो होता है वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। उसके लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मतलब कि रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करने का कंडीशन क्या होता है, देखो एक मैं पीछे थोड़ा दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास यहाँ पर बताया है, ये पी ए, ये पी ए किसके इक्वल है, पी नॉट ए इंटू एक्स बी। और पी पी बी किसके इक्वल है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये किसके अकॉर्डिंग है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग तुम लिखे हो यहाँ से। लेकिन यही जो होगा नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये है क्या है, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी, और पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। और ये जो हीट है ये भी इसमें क्या होगा, ये कांस्टेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज जो है, और वॉल्यूम में भी कोई भी चेंज नॉन आइडियल के केस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब सॉरी, यहाँ पर तुम्हारे पास वॉल्यूम जो होगा वो क्या करेगा, चेंज होगा, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहेगा। वो तुम्हारे पास कांस्टेंट किसमें है, आइडियल के केस में होता है। तो यहाँ पर जो है तुम्हारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो दो टाइप का डेविएशन शो करता है। कितने टाइप का डेविएशन शो करता है, दो टाइप का। कौन कौन, एक होता है तुम्हारे पास पॉजिटिव डेविएशन, और सेकेंड वन होता है तुम्हारे पास निगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन में क्या डिफरेंस है वो तुम्हें याद रखना है, समझो लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में तुम्हारे पास क्या है, देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पास है, क्लियर है। अभी देखोगे यहाँ पर, तो इसमें जो तुम्हारे पास है सिंपल ए है, जो तुम्हारा सॉल्वेंट है, और इसमें बी है। और इसमें जो है तुम्हारा मिक्सचर है, ये क्लियर है। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है तुम्हारे पास, समझो यहाँ पर, वेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द प्रेशर। मतलब समझो, अभी ये ऐसे नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन पे मतलब यहाँ पर सिर्फ ए होगा और यहाँ पर बी होगा। तो इस दोनों केस में देखोगे तो तुम्हारे पास इसका जो प्रेशर है क्या होगा, पी ए होगा, या इसका होगा पी बी होगा, सिंपली, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखोगे तो इसमें सिर्फ एफ ऑफ ए होगा, और ये इसमें क्या होगा, एफ ऑफ बी बी होगा, सिंपल।
और इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, एफ ऑफ ए भी होगा। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वह ए और बी के बीच में जो होता है वह कम होता है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या मिला, यहां से समझोगे तो प्रेशर जो है तुम्हारे पास क्या हो रहा है, रिजल्टेंट प्रेशर जो हो रहा है वो अगर तुम देखोगे यहां से, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। और इसमें कम है, तो रिजल्टेंट जो होगा उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स इजिली क्या होगा, वेपर में जाएगा, तो वहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन से मतलब कि ये जो नॉर्मल कंडीशन है ए और ये जो तुम्हारे पास बी है, इस दोनों का जो प्रेशर था उससे ज्यादा प्रेशर ए प्लस बी, मतलब कि जो तुम्हारे पास सोल्यूशन बना रहे हो उसमें प्रेशर ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ कि व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब इस दोनों का प्रेशर आर ग्रेटर देन द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पे, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस पोर्शन में क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो है इजिली क्या करेगा, इसमें पॉजिटिव डेविएशन आता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो है तुम्हारे पास देख लो, यहाँ से कंडीशन लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक फॉर सो पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या है, देखो यहाँ से प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। देखो पी ए क्या है, पी नॉट ए एक्सेस से ज्यादा था, वो जो तुम्हारा आइडियल का कंडीशन तो वो इक्वल था ना वहां पे, ठीक है। देखो यहाँ पर इक्वल था, देखो यहाँ पर जो था क्या था, इक्वल था, इस दोनों पे इक्वल था। लेकिन अब जो है नॉन आइडियल के केस में ऐसा नहीं है। नॉन आइडियल के केस में देखो यहाँ पर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ये ज्यादा हुआ तो जितने भी तुम्हारे पास पॉजिटिव में, मतलब तुम्हारे पास जितना भी चेंज होगा सब पॉजिटिव में लेना, ठीक है। डेल एच जो है ग्रेटर देन जीरो, डेल बी है वो भी ग्रेटर देन जीरो, तो दोनों पॉजिटिव में होगा, तो ये याद रखना, पॉजिटिव में पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल याद रखना, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, या कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन, या एसीटोन एंड बेंजीन, वाटर एंड इथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड टोलिन। बहुत सारे एग्जांपल्स है, तुम्हें जितने भी तुम्हें कहीं से कलेक्ट कर सकते हो, और भी एग्जांपल्स है। क्योंकि जो बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो है, या तुम्हारे पास नीट से, या तुम्हारे पास जेई में जो भी होता है वो कुछ भी एग्जांपल पूछ सकता है। तो जितना ज्यादा तुम्हें कलेक्ट करके तुम एग्जांपल को याद करोगे वो तुम्हारे लिए ही बेनिफिट करेगा वहां से, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है इथाइल अल्कोहल और वाटर, इसमें कौन सा डेविएशन हो रहा है, आइडियल हो रहा है नॉन आइडियल, ये तो पहले बताओगे कि नॉन आइडियल हो रहा है। लेकिन उसमें नॉन आइडियल में भी तुम्हारे पास क्या है, निगेटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अब इसका ग्राफ देखोगे तो नॉर्मल कंडीशन पे जितना भी तुम्हारे पास ये जो हम ब्लू लाइन से बनाएंगे नॉर्मल कंडीशन, मतलब रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। अब जो है पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो गया, तो प्रेशर ज्यादा हो गया तो देखो यहाँ पर जो है ये तुम्हारे पास पीए का था, तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये पीए का था, देखो यहाँ पर प्रेशर, अब ये रेड वाला जो है इसका प्रेशर है, तो देख रहे हो ये ऊपर से आ रहा है। ये है इस केस में, देखो ये तुम्हारे पास था, इसमें देखो प्रेशर जो होगा वो ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो नेट जो प्रेशर होगा वो नॉर्मल पीए प्लस पीबी था, ये ब्लू वाले लाइन। अब देखो इसमें जो प्रेशर आया रेड वाले, देखो एक्चुअल प्रेशर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या होगा, पीए प्लस पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ये जो होगा पॉजिटिव डेविएशन के केस में। तो सब जो होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये है तुम्हारे पास पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट है निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नॉर्मल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मल से कम प्रेशर कब होगा, देखो यहां से, ये है तुम्हारे पास है। अब देखो यहां पर तुम अगर देखोगे तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, इसका जो तुम्हारे पास है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पे क्या पढ़े थे, कम पढ़ा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। अब सोचो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो इसके बीच में जो तुम प्रेशर होगा, मतलब कि ये तो जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में जो प्रेशर अप्लाई होगा वेपर में, जब ये कन्वर्ट होगा तो प्रेशर जो अप्लाई करेगा वो कम करेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन, मतलब ये नॉर्मल पे ए है और यहाँ पर बी है, तो इस केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम होता है, ए और बी में कम होता है, ठीक है। पॉजिटिव वाले में क्या था, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था, ज्यादा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव वाले में इसमें कम जाएगा और यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो यहाँ पर वेपर फेज में ये कम कन्वर्ट होगा और ये दोनों ज्यादा होगा। तो नॉर्मल तुम्हें सोल्यूशन का देखना होगा, तो ये जो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है पी ए इज लेस देन इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये भी लेस देन हो गया। आप यहाँ से डेल एच देख सकते हो, अगेन ये निगेटिव मिलेगा, डेल बी भी अगेन ये निगेटिव मिलेगा। तुम्हें याद रखना है निगेटिव वाले में निगेटिव और पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव, ठीक है। अगेन यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो,
क्या है? HNO3 एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, एसिटिक एसिड एंड पैरिडीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर। ठीक है, ये जो तुम्हारे पास कंडीशन है ये। अब इसमें ग्राफ भी देख सकते हो। अगेन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास पीए का था, ये पीबी का था, और ये तुम्हारे पास पीए प्लस पीबी का था। इस केस में देख सकते हो सब जो है वो नीचे की तरफ हो गया है। ठीक है, ये तुम्हारे पास निगेटिव डेविएशन में सब जो है वह नीचे की तरफ हो गया है। नेक्स्ट है, तुम समझो एजियोट्रॉफ। एजियोट्रॉफ क्या होता है समझो। एजियोट्रॉप का मतलब तुम्हारे पास दो मिक्सचर, जो लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है, उसको तुम्हें मिक्स करना है। उसमें कंपोजिशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कंपोजिशन पे कोई भी चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। उसको हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग, मतलब समझ लो सिंपली कि दो सोल्यूशन है, ठीक है, दो सोल्यूशन को, मतलब दो लिक्विड है उसको मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने पर क्या होगा, दोनों का कंपोजिशन सेम लेना है। ठीक है, दोनों का कंपोजिशन सेम लेना है, और उसको एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे तुम्हें क्या करना है, उसे बॉयल करना है। तो वो जो तुम्हारे पास मिक्सचर मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक बोलते हैं या एजियोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, अब समझो ये जो एजियोट्रॉप होता है ये अगेन टू टाइप्स का होता है। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब समझो यहाँ पर ये हमेशा जो एजियोट्रॉप फॉर्म करेगा, ये एजियोट्रॉप का फॉर्म करेगा, ये हमेशा नॉन आइडियल के कंडीशन में केस में करेगा। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन आइडियल कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है और मैक्सिमम है। तो देख लो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में तुम्हारे पास क्या होगा, जस्ट उल्टा कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम है ना, तो इसमें जो तुम्हारे पास नॉन आइडियल कंडीशन जो शो करता है वो पॉजिटिव वाले लेना है, और मैक्सिमम में तुम्हें निगेटिव वाले में लेना है। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में तुम्हारे पास पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन के केस में देखो तुम्हारे पास क्या था। पॉजिटिव डेविएशन के केस में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास प्रेशर था वो क्या था, ज्यादा था। ठीक है, प्रेशर क्या था वहां पे, ज्यादा था। तो प्रेशर ज्यादा होगा तो उस केस में तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होने से मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और क्योंकि प्रेशर वहां पे क्या है, ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हारे पास क्या होगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। मतलब कि तुम्हारे पास सिंपली अगर तुम बोल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर जो बॉयल करेगा एट टेम्परेचर हाइयर देन द बॉइलिंग पॉइंट, वो तुम्हारे पास क्या होगा, किसमें होगा, मैक्सिमम में हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हारे पास है HNO3 एंड H2O, ये सब तुम ले सकते हो। ठीक है, ये मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए, जितने भी तुम्हारे पास पीछे प्रॉपर्टी है सबके सब यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तुम्हारे पास क्या होता है कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मेनली अगर समझोगे तो ये एक सोल्यूशन का या तुम्हारे पास कोई भी पार्टिकल का एक स्पेशल टाइप्स का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ये नेचर उसका सॉल्यूट का क्या है, मतलब कि उसमें मान लो कि वो लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो किस पे मेनली डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, मतलब कितना ज्यादा पार्टिकल्स उसमें है। तो ये तुम्हारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल चार होते हैं। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग चारों को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पहले ही रॉल्स लॉ में तुम ये चीज देख चुके हो। तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास दो सोल्यूशन, एक सॉल्यूट दिया गया है, एक सॉल्वेंट दिया गया है। नॉर्मली अगर तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर ऐड करते हो तो देखोगे वहां पर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो देखो प्योर सॉल्वेंट में तुम्हारे पास जब वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर सॉल्वेंट, उस समय जो प्रेशर होगा क्या होगा, P0 A। और जब उसमें तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए हो, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ ए ही बाहर होगा ना, उसमें प्रेशर क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा। तो P0 A माइनस, हम एज्यूम कर लिए कि PA जो है वो प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो रिलेटिव लोडिंग वहां पे पड़ा था P0 A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0 A, और इसको हम लोग क्या बोले थे, XB बोले थे वहां पे सॉल्व। और XB क्या हो सकता है, NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। यहाँ पर लिख चुके हैं हम। Na जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और NB जो है वो, Na जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और NB जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। क्लियर है, चलो। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हारे पास क्या होता है समझो। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, ये, ठीक है। अब इसमें तुम क्या किए हो, इसमें अगर तुम कोई भी चीज अगर मान लो सॉल्यूट ऐड कर दियो, अब सॉल्यूट ऐड कर दिए हो तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया।
ठीक है, तुम्हें क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देना है, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपली अगर बात करोगे तो प्योर फॉर्म में, और जब तुम इसमें कुछ ऐड करके उसके बाद इस जो सॉल्वेंट है इसका अगर तुम बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर, जैसे मान लो कि वाटर है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, और उसमें अगर मान लो कि तुम दूसरा कोई भी सॉल्यूट को डिजोल्व कर दिए हो, तो उस केस में क्या होगा, एज्यूम कर लो कि उसका 105 डिग्री उसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो उस केस में तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट को तुमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम लोग लिखते हैं डेल टीबी, मतलब चेंज। और चेंज कितना होगा, टीबी, मतलब एक्चुअली जो वो चेंज हुआ सो माइनस टी नॉट बी। और ये जो होता है, ये जो चेंज है ये मोलालिटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो डेल टीबी किसके इक्वल है, मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा उसमें मोलालिटी होगा दैट इज कॉल्ड, उतना ज्यादा डेल टीबी का वैल्यू होगा। और यहाँ से जो हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग लेते हैं यहाँ पर केबी, और ये होता है एम, एम इज द मोलालिटी। तो देख सकते हो यहाँ पर डेल टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी इंटू एम इज द मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला पहले ही हम बता दिए, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो है ग्राम में लेना है, इंटू 1000 कर लेना है, ठीक है। ये तुम्हारे पास है। और मोल्स फाइंड करने के लिए W2/M2 लेंगे, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग W1 से लिए, तो बन जाएगा टीबी इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू M1। हम यहाँ पर लिख दिए, W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, ग्राम में लिए हैं। W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी ग्राम में है। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। और Kb जो है बॉइलिंग पॉइंट, और Kb को बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, या मोलर एलिवेंट कांस्टेंट, या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। यहां तक चलो। थर्ड है तुम्हारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे मान लो कि तुमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया सॉल्वेंट में। सोचो, अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर तुम ऐड करोगे, तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, एंड इट्स बिकम टू द सॉलिड, सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। और वो जो है धीरे धीरे क्या होगा, वह सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास जो विंटर सीजन में जहां पे मतलब बहुत ज्यादा ठंड रहता है, वहां पर देखोगे कि रोड साइड में जो होता है वह तुम्हारे पास सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट को, नमक को छिड़क दिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि वहां पर जो वाटर का जो बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0। तो वो 0 पर, वहां बहुत सारा ऐसा इंडिया में, बहुत सारा इंडिया में ऐसा जगह है जहां पे क्या होता है, जहाँ का टेम्परेचर 0 से भी कम जाता है। तो उस केस में क्या होगा, रोड पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो आइस फॉर्म हो जाएगा। तो वहां पे सॉल्ट को छिड़क देने से क्या होता है कि वो जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा। मतलब समझ लो कि -5 -10 कर दे। तो उस केस में अगर मान लो कि तुम्हारे पास नॉर्मल वहां का टेम्परेचर -3 ही गया, तो उस केस में वहां पे रोड पे जो होगा वो बर्फ फॉर्म नहीं होगा, आइस फॉर्म नहीं होगा। इसलिए क्या करना होता है, वहां पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉलिड ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, जिसका कि क्या हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो नॉर्मल अगर देखोगे तो 0 पे लेगो, तो इसको हम टी नॉट एफ लिए, और फ्रीजिंग पॉइंट जब सोल्यूशन का वो टी एफ ले लिए, तो चेंज क्या होगा, देख लो, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, क्योंकि ये तुम्हारे पास हमेशा चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। तो बड़ा वैल्यू ये है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। उस केस में क्या था, ये वैल्यू टीबी जो है वो बड़ा था, वहां पर लिखे थे टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन सेम प्रोसेस, टीबी टी एफ किसके इक्वल होगा, केबी इंटू एम का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मोलालिटी का। और अगेन मोलालिटी का सेम फॉर्मूला है जो पहले तुम पढ़ा था, इसमें ये पुट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो देखो ऑस्मोसिस में हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये, ठीक है, ये है तुम्हारे पास C1, और ये है C2, ठीक है। और ये जो तुम्हारे पास होता है इसको बोलते हैं SPM, ठीक है। क्या है, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा हाँ, ओस्मोसिस से पहले हम लोग एक टर्म देखते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, मतलब कि तुम्हारे पास दो कोई भी पार्टिकल्स हैं, वो उसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सिंपली यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, एज्यूम कर लो यहाँ पर ये जो है तुम्हारे पास हाई कंसेंट्रेशन है C1। तो इस केस में देखोगे यहाँ पर तो सॉल्ट मेनली तुम्हारे पास क्या होता है, जहां पे सॉल्ट ज्यादा होता है उसको तुम क्या बोलते हैं, हाई कंसंट्रेशन बोलते हैं, जहां पे सॉल्ट कम होता है उसको बोलते हैं लो कंसंट्रेशन। तो ये यहाँ पर C2 जो है, यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है और यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है, तो C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, C2 का कम है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है,
द प्रोसेस इन विच देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पर मेनली सॉल्वेंट का मूवमेंट कराना है, किसका मूवमेंट कराना है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट मूव कैसे करेगा, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन होता है। तो सॉल्वेंट जो मूव करेगा वो मेनली मूवमेंट ऑफ किसका होगा, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ठीक है। क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। आप समझो यहाँ पर ये जो है मूवमेंट करने के समय सोल्यूशन पे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है, जिसको के जिससे तुम उस जो मूवमेंट हो रहा है उसको तुम क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो मेनली जो है यहाँ पर हम लोग देखो, हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, तो पाई इक्वल टू क्या हो गया, सीआरटी। देखो यहाँ से तुम फाइंड भी कर सकते हो। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ से प्रेशर क्या मिलेगा, एन बाई वी आर टी। और एन बाई वी क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये देखो प्रेशर क्या मिला, सीआरटी के इक्वल मिला, और ये प्रेशर ही क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो यहाँ से देखो पाई इक्वल टू क्या मिल गया, सीआरटी मिल गया। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, जो घर में हम लोग आरओ यूज करते हैं उस केस में क्या होगा, देखो ये एक्चुअली फ्लो कैसे कर रहा था, सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब ये डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा। अपोजिट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, अलग से एक पिस्टन अप्लाई करना है, और पिस्टन से तुम्हें प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर नॉर्मली जो तुम्हारे पास प्रेशर होगा, वो प्रेशर क्या होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम एक पिस्टन अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहां से जब हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जब प्रेशर नॉर्मली प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा तुम प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो उस केस में जो सॉल्वेंट मूव करेगा वो क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। तो उस केस में तुम्हारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ द प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तुम्हें प्रेशर जो अप्लाई करना है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई करना है। नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम द सोल्यूशन। तो यहाँ से जो सॉल्वेंट इसमें जाकर जो मिक्स हुआ है, यहाँ पर मिक्सर बना है, अब प्योर सॉल्वेंट यहाँ से बाहर होगा, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, आरओ बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, चलो। नेक्स्ट जो है वो है तुम्हारे पास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है समझो। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड है या कोई भी मॉलिक्यूल्स है, अगर तुम उसका थ्योरेटिकल वैल्यू फाइंड करोगे और कैलकुलेटेड वैल्यू तुम्हें पता है ऑलरेडी, सबका मास तुम्हें पता है, तो उस केस में देखोगे थोड़ा सा उसमें क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है, वैल्यू जो होगा क्या करता है, डिफर करता है, ठीक है। ये जो एबनॉर्मल मास जो होता है ये मेनली अभी अभी तक तुम जितने पीछे पढ़े हो वो सब पढ़े हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। जितना भी पढ़े हो किसके लिए पढ़े हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या हो रहा है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है और तुम्हारे पास जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब नेक्स्ट आता है इसमें वेंटर फैक्टर क्या होता है। तो वेंटर फैक्टर मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो तुम जब एक्सपेरिमेंट करके ला रहे हो और नॉर्मली तुम फॉर्मूला से या तुम किसी भी तरीके से उसे कैलकुलेट कर रहे हो, तो इस दोनों का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग वेंटर फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जो तुम कैलकुलेट किए हो वो, और नॉर्मल जो पहले से उसे तुम्हें पता है, ये तुम एक्सपेरिमेंट करके किए हो। तो यहां से जो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला होता है, और आई इक्वल टू तुम लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लोगे। अभी देखो इस पे एक चीज बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जैसे मान लो कि डिसोसिएशन, डिसोसिएशन तुम्हारे पास कब होगा, डिसोसिएशन होगा तुम्हारे पास किस केस में होगा, इलेक्ट्रोलाइट के केस में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे एज्यूम कर लो केसीएल है, तो केसीएल में तुम्हारे पास पता है कि केसीएल ब्रेक करता है के प्लस और सीएल माइनस में, ठीक है। तो अगर मान लो इनिशियली इनिशियली मान लो कि तुम्हारे पास पूरा का पूरा केसीएल रिएक्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर एज्यूम कर लो टी इक्वल टू जीरो पे टोटल मोल जो है वन है, उस केस में क्या होगा,
कोई भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट नहीं रहेगा, मतलब ये ब्रेक नहीं किया है अभी, ये भी जीरो ये भी जीरो। अब क्या होगा, टी इजकल टू टी पे हम एज्यूम कर लिए कि अल्फा, यहाँ पर लिख दिए अल्फा जो है वो मोल डिसोसिएट है, इतना मोल डिसोसिएट किया। अब सोचो ये वन माइनस अल्फा, मतलब कि ये वन था माइनस अल्फा हो गया, मतलब इतना मोल डिसोसिएट करेगा, तो ये कितना फॉर्म करेगा, अल्फा करेगा, ये भी अल्फा करेगा, ठीक है। तो आई क्या लिखोगे, आई का फॉर्मूला पढ़े हो, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएटेड। तो आफ्टर डिसोसिएशन में मोल कितना बचा, ये इसका सम होगा वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा, इस तरीके से। और इनिशियली कितना था, वन प्लस जीरो दैट इज वन। ये यहां से सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, वन प्लस अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। अब सोचो ये अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट हो करेगा। तो देखो अल्फा मतलब 100% का मतलब हो गया अल्फा का वैल्यू वन, सिंपली। तो यहां से देखोगे तो वन प्लस अल्फा, आई का वैल्यू क्या मिला, आई प्लस वन प्लस अल्फा। अब तुम अल्फा यहाँ पर वन पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, वन प्लस टू, मतलब कि तुम्हारे पास जो आई का वैल्यू मिला है वो अब हैंड फैक्टर कितना मिला, टू। अभी तुम एग्जांपल से भी देख सकते हो यहाँ पर, देखो ये कितने में ब्रेक किया है, वन और ये वन, मतलब दोनों मिलकर क्या बन गया, टू हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली अगर तुम देखोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो वो जितने भी फॉर्मूला है, अब इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पढ़े थे आरएलवीपी, आरएलवीपी में क्या था, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स भी था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, आई टाइम्स एक्स भी आ जाएगा। उसी तरीके से डेल टी एफ क्या था, के एफ इंटू एम पढ़े तो आई टाइम्स के एफ इंटू एम हो जाएगा। डेल टीबी आई टाइम्स के बी इंटू एम हो जाएगा, और पाई जो होगा आई टाइम्स सी आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और पीछे जितने भी पढ़े वो सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास क्या है, सोल्यूशन जो है, ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन टाइप में क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है सिंपली। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन किसको बोलते हैं, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन उसको बोलते हैं, जैसे तुम जानते हो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, हाइपरटोनिक मतलब समझो सिंपली कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, क्योंकि देखो अगर तुम देखोगे ऑस्मोटिक प्रेशर में पढ़ाए थे, पाई इक्वल टू सी आर टी। अब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो सिंपली अगर C1, अगर मान लो कि कोई भी तुम्हारे पास दो सोल्यूशन है, उसका एक का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली हाइपरटोनिक सोल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अकेला किसी भी सोल्यूशन को हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक नहीं बोल सकते। हम क्या कर सकते हैं, उसे रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि उसके रिलेट में देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, सिंपली बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि एक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन C1 है, एक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन C2 है, और C1 ज्यादा है। तो C1 ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। और अगर कंसंट्रेशन कम है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। और आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक में ये जो तुम्हारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर वो दोनों सेम हो जाता है, मतलब दो सॉल्यूशन है, ये दोनों का, ये कब सेम होगा, जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। तो यहां से क्या होगा, पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, ठीक है। तो दोनों सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, यही तुम्हारे लिए गुड न्यूज था। एक तुम्हारे पास इसी तरीके से हर एक जो चैप्टर डिवाइज कराएंगे, उसमें तुम्हारे पास क्या होगा, लास्ट में हम एक शॉर्ट रिवीजन शॉर्ट्स पेपर देंगे, ठीक है, जो तुम्हारे लिए फॉर्मूला सीट की तरह होगा। तो इसमें तुम्हारे पास जितने भी, देखो जैसे तुम ऊपर में देख सकते हो यहाँ पर, ये जो है तुम्हारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हम बताए हैं, या मास बाय मास परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बताए हैं, ये जो तुम्हारे पास है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज है ये, या तुम्हारे पास देख सकते हो, एक सेकेंड, ये ये तुम्हारे पास है, ये मोल फ्रैक्शन पीपीएम का फॉर्मूला है, या तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन है, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी मोलालिटी मोलारिटी, ये सब का जितना भी फॉर्मूला है, ये हम तुम्हें लास्ट में हम दे दिए हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, ये सब फॉर्मूला को याद कर लेना, भी तुम्हारे पास जो होगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट नीचे देख सकते हो ये सोल्यूशन, यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन रॉड्स लॉ क्या होता है, ये तुम्हारे पास जो टोटल फोर बताए हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोडिंग, ये जो है जितने भी इधर का फॉर्मूला है, या तुम्हारे पास इधर जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का है, ये टोटली जो है तुम्हारे पास एक माइंड मैप की तरह दे दिए हैं। इसको अच्छे से क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और कैसा लगा तुम लोग को सेशन ये, तो मुझे लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, और मुझे ये बताना, ठीक है। और तुम लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।